फंक्शन क्लास 12 का सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन 10 कंसेप्ट मैंने बना रखे हैं। इन 10 कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, आपका पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। इवन सारे क्वेश्चन अपन आईआईटी जेईई मेंस के भी निकाल लेंगे इसमें। तो हम फंक्शन की बात करें तो पहला जो कंसेप्ट आ रहा है फंक्शन चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है तो अपन पढ़ते क्या, उनकी डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले तो अपन यही पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। भैया देयर आर 3 डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हम जो स्टडी करते हैं वो 3 डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अलग अलग डेफिनेशन फंक्शन को अलग अलग देखने के नजरिए से है कि हम फंक्शन को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो एक एक करके अपन डेफिनेशन को समझेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि डेफिनेशन 1 जो है फंक्शन की वो सेट थ्योरी के द्वारा है। ये सेट थ्योरी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डेफिनेशन 1 ऑफ फंक्शन बाय सेट थ्योरी। डेफिनेशन 2 ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को लेकर है। तो ये आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, तो समझेंगे ये भी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। और डेफिनेशन 3 जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू वेरिएबल्स x एंड y। इस माध्यम से है कि डेफिनेशन 3 क्या है। आज तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेशन 3 पर आते हैं। डेफिनेशन 2 पर कम से कम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आज तक ऐसे जो बने हैं और डेफिनेशन 1 पर तो 0 क्वेश्चन बने हैं। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि डेफिनेशन 2 और डेफिनेशन 3 को आप तभी समझ पाओगे जब आपको डेफिनेशन 1 अच्छे तरीके से आता हो। तो डेफिनेशन 1 से अपन चालू करते हैं कि डेफिनेशन 1 ऑफ फंक्शन किस माध्यम से है, सेट थ्योरी के माध्यम से, बाय सेट थ्योरी। अब जैसे मैंने वर्ड लिखा सेट थ्योरी, आपको चमक जाना चाहिए कि अच्छा सेट के बारे में तो सर अभी बताने वाले हैं। सेट थ्योरी आएगी तभी फंक्शन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। आइए आप लोगों से जाने और मन में सोचें आप लोग कि सेट क्या होता है। अगर मैं यूं ही पूछूं आपसे कि बताओ सेट क्या होता है तो क्या बोलोगे। तो हम सब लोगों ने पढ़ा इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें मैं लिखूंगा लेकिन कुछ चीजें मैं वर्बली बोलूंगा भी सही। अगर आपको लिखना है तो मैं 3 से 4 बार रिपीट करता हूं, आप लिख भी सकते हो और वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। तो सेट क्या है, सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं, केवल और केवल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, मतलब वो कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का हिंदी मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित, सुनिश्चित, सुसंकेत। इसका मतलब ये है गिवन एनी एलिमेंट वी मस्ट बी एबल टू टेल वेदर द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट और नॉट। मैं आपको कोई सा भी एलिमेंट दे दूं, आप उस एलिमेंट को देखकर, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देखकर ये बता पाओ कि एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा कि नहीं होगा। अगर आप बता पा रहे हो इसका मतलब ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं अपन, सेट। तो इसका मतलब अगर आपको इसको लिखना है वेल डिफाइंड को तो आप लिख सकते हैं गिवन एनी एलिमेंट, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखे नीचे एरो करके, गिवन एनी एलिमेंट वी मस्ट बी एबल टू टेल वेदर द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट और नॉट। गिवन एनी एलिमेंट वी मस्ट बी एबल टू टेल वेदर द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट और नॉट। मैं कोई भी एलिमेंट आपको दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वॉवल, क्या ये सेट है? आपके मन में आना चाहिए वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, बोलो सही है। अब ए आई ओ यू वॉवल है, मैं आपको बोलूं बी, क्या ये वॉवल है? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू ही होता है वॉवल, ये नहीं होता। तो आप जो बता पा रहे हो कि ये बी नहीं होगा इसके अंदर, बी इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट वी, इसका मतलब ये बता पा नहीं, ये जो सेट होगा कलेक्शन ऑफ वॉवल होगा ये वेल डिफाइंड हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि आप सही तरीके से बता पा रहे हो, सुपरिभाषित कर पा रहे हो इसको कि ये होगा कि ये नहीं होगा। मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे दूं ए, तो आप देख के बता पाओगे अच्छा ए तो वॉवल के अंदर आता है, तो ये बता पाना ही अपने आप में वेल डिफाइंड है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा एग्जाम्पल, तो ये आप लोग के तहत ये कलेक्शन जो है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ और वेल डिफाइंड होने के बाद ये क्या बन गया, सेट बन गया। अगर जैसे बोलूं कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, भैया जो भी क्लास चल रही है आपकी, मान लो उसमें 50 बच्चे हैं, B1 से लेके B50 तक बॉयज हैं, बॉयज की क्लास है B1 से लेके B50 तक, उसमें से अगर मैं 5 जनों को उठाता हूं और मैं कहता हूं ये कलेक्शन हो गया गुड स्टूडेंट का, लेकिन क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? कोई बच्चा कहेगा हाँ सर यही 5 बच्चे अच्छे हैं, कोई बच्चा सोचेगा अच्छा क्या ये 5 बच्चे अच्छे हैं। तो ये सोचना ही मतलब आप सही तरीके से नहीं डिफाइन कर पा रहे हो कि ये अच्छा बच्चा है कि अच्छा स्टूडेंट है कि अच्छा स्टूडेंट नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन
वेरी कर गई, तो जो भी चीज अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी कर गई भैया वो सेट नहीं होता। तो इसका मतलब कलेक्शन तो होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों वेल डिफाइंड नहीं होगा? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो कलेक्शन तो ये भी है और ये भी है। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जैसे मैं आपको बाय कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई सारी नॉवेल्स का कलेक्शन लो, तो भैया मैं भी गूगल सर्च करूंगा, आप भी गूगल सर्च करोगे तो लिस्ट तो सारी लेके आ जाएंगे। डजंट मैटर कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा, कोई कलेक्शन आप आगे लिखोगे, कोई पहला लिखोगे, कोई दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, आपका तीसरा नंबर का जो होगा मेरा वो फर्स्ट नंबर का हो सकता है। तो ऑर्डर में वेरी बट कलेक्शन तो सेम रहेगा। कलेक्शन सेम रहेगा मतलब पर्सन टू पर्सन वो जो लिस्ट होगी वो लिस्ट तो सही रहेगी। उस लिस्ट के अंदर जितनी चीजें हैं वो मेरी लिस्ट से भी मैच करेंगी, वो किसी और की लिस्ट से भी मैच करेंगी। इसका मतलब सारी नॉवेल्स तो आ जाएंगी मुंशी प्रेमचंद्र की, उनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। डजंट मैटर ऑर्डर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ऑर्डर वेरी नहीं करता। मैं AEIOU लिखूं या मैं UOIEA लिखूं या मैं AIOUE लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो यहां पर आपको ये चीज समझना है। और बस एक छोटी सी बात और बता देता हूं इन क्लास में कि हमेशा सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? सेट को पढ़ने के बाद भैया हमें तो पढ़ना है फंक्शन की डेफिनेशन, डेफिनेशन वन ऑफ फंक्शन। सेट को पढ़ने के बाद हमारे मन में इच्छा उमड़ रही है कि सर अब डेफिनेशन फंक्शन की बता दें, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हमारे को एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। अगर मैं पूछूं रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते तो क्या बोलोगे? संबंध, रिश्ता, संबंध। और संबंध भैया किसी के साथ नहीं बनता तो खुद के साथ बना लो। इसका मतलब ए सेट के साथ भी संबंध हो सकता है ना, और ए सेट का बी सेट के साथ भी संबंध हो सकता है। अब देखो अगर मैं दो सेट को ले रहा हूं, एक सेट मैंने ए बोला और एक सेट मैंने बी बोला, तो ए सेट तो रिलेशन मैं कैसे लिखूंगा, इसका डिनोशन कैसा होता है कि ये रिलेशन हो गया सेट ए का सेट बी से, है ना। और इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, इधर लिख देते हैं, लिखने का ये भी तरीका होता है कि ए रिलेट्स बी, ऐसे एरो करके। तो ए रिलेट्स बी से भी रिलेशन पता पड़ जाएगा, ए और बी के बीच में रिलेशन है। और रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, इस कॉलन को पढ़ते हैं डिफाइंड फ्रॉम या सच दैट, रिलेशन सच दैट ए टू बी, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन क्या है? संबंध। दो सेट के बीच में भी हो सकता है और दो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? अब जैसे मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो भैया मैथमेटिक्स में वेरिएबल आता है एक्स और वाई। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखता हूं तो भैया ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ भी हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, ये रिश्ता तो है ही है। आप ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो दो वेरिएबल एक्स और वाई को लिख रहे हो, वो हर रिश्ता रिलेशन है, मतलब वो हर एक्सप्रेशन रिलेशन है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो भैया ये एक्सप्रेशन भी रिलेशन है, रिलेटिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये चीज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जब आप लिखते हो, ये भी एक्स और वाई से रिलेशन है, एक्स और वाई में रिलेशन है। तो हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि एक्स और वाई को रिलेट कर रहा है, उनके बीच में संबंध है एक्स और वाई द्वारा, वो रिलेशन है एक्स और वाई में। क्लियर है? तो कुछ भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू साइन एक्स, भैया ये भी रिलेशन है, y इज इक्वल टू टेन एक्स, ये भी रिलेशन है। आप कुछ भी बना दो, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन 10x, आप कुछ भी रिलेशन बना सकते हो, ये भी x और y के बीच में रिलेशन है। तो हर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें x और y है और वो x और y है तो वो रिलेशन है। तो x और y द्वारा बनाया गया कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेशन कहलाता है, जिसमें जनरली जब अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब अपन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जब अपन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो x होता है वो होता है इनपुट, और जनरली अपन इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इनपुट है, ध्यान रखना, एक एक लफ्ज को ध्यान रखना, जो मैं इनपुट लिखवा रहा हूं फ्यूचर रेफरेंसेस को देख के लिखवा रहा हूं कि मेरे को फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं। तो कोई भी चीज मजाक में, कोई भी चीज जो लिखी हुई है बोर्ड पर, वो ऐसे नहीं है कि यूं ही लिखी गई है, वो आगे कहीं ना कहीं काम में आएगी, इसलिए अभी लिखी गई है। तो यहां पर फंक्शन एक्स इनपुट, भैया आप अपने मन से बना रहे हो, आपने बचपन में सॉल्व किया होगा, जैसे 9th क्लास में y इज इक्वल टू एक्स का या x प्लस 1 का ग्राफ बनाया होगा, लीनियर ग्राफ होता है,
तो लीनियर वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के ग्राफ आपने बनाए होंगे, बिंदु मिलाओ चित्र बनाओ, जैसे x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आपने लेके आए होंगे। तो आप लोगों के टीचर ने ग्राफ पेपर बनाया होगा, बेटा x और y की कुछ वैल्यूज ले लो, 5 से 6 वैल्यूज ले लो और x की वैल्यू आप अपने मन से रखो, तो उसको रखने के बाद जो y की वैल्यू आएंगी वो, तो इन दोनों को प्लॉट कर लो। तो यहां पर अपन लोग क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू अपने मन से रख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू रखने के बाद जो y आएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट, और जो y आएगा वो इनपुट का आउटपुट होगा, तो ये आउटपुट हो गया, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स में अगर अपन बात करेंगे दो वेरिएबल द्वारा अगर कोई ऐसा फंक्शन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो रिलेशन है, तो रिलेशन है। हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्स और वाई जो रिलेट हो रहा है वो रिलेशन है। बहुत सिंपल सी बात ये है, जिसमें अगर वाई को एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब अपन मेन चीज पढ़ते हैं। रिलेशन क्लियर हुआ, रिलेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, एक छोटा सा घटिया एग्जांपल लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। आप अभी तक जो सेट थ्योरी पढ़ते थे उसमें आप लोगों ने रोस्टर फॉर्म देखा और सेट बिल्डर फॉर्म देखा। रोस्टर फॉर्म क्या देखा कि जैसे कोई ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म हो गया, तो दिस इज द एल्जेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट द सेट। ये क्या है? कौन सा वे है? एल्जेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट द सेट। और एक और अपन जो पढ़ते हैं पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द सेट। तो फंक्शन चैप्टर के अंदर अपन बार बार पिक्चर बनाएंगे, इस तरीके से गोले बनाते रहेंगे और उसको बोलेंगे ये सेट है भैया मेरा। अब आप इस चीज को समझो कि मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया ए स्क्वायर इक्वल टू बी, जिसमें ए एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करेगा और बी एक एलिमेंट है जो कि सेट बी को बिलोंग करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और मैंने यहां पर सेट ए रखा और मैंने यहां पे सेट बी रखा और ये ए है और ये बी है। मैं इसके बीच में देखो रिलेशन कैसे डिफाइन करूं। अगर मैं ए को 1 रखूंगा तो बताओ 1 रखने पर 1 का स्क्वायर बी क्या आएगा? 1 आएगा। मैं अगर यहां पे 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 3 9 से जुड़ा, 4 16 से जुड़ा, बस इस तरीके से। तो ये भी तो रिलेशन है ए और बी के बीच में। ए क्या है? ये 1 2 3 4 ए का काम करेगा और बी का काम कौन करेगा? 1 4 9 16। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पे पूछूं कि बताओ बेटा इनपुट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 2 3 4। बताओ क्यों? क्योंकि आपने ए रखा अपने मन से, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3 4 जो ए का काम करेगा, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 4 न लिखने की वजह मैंने कोई स्मॉल ए ले लिया जो कि इन सबका इनपुट का काम करेगा। और इनको रखने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूंगी बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो आप लोग कहोगे बी। बी क्या है? आउटपुट 1 4 9 16। तो इनपुट रखने के बाद जो आया दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन है ना, 1 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा और 4 16 से जुड़ा। तो ये एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, और इन एलिमेंट्स के कारण दो सेट के बीच में रिलेशन डेवलप हो गया। अब हम सक्षम हैं, अब हम पूर्ण तरीके से ढंग से पढ़ सकते हैं कि डेफिनेशन वन ऑफ फंक्शन। इस चीज को अपन अब समझते हैं। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन 1 क्या है? डेफिनेशन 1 है फंक्शन की सेट थ्योरी के माध्यम से। सेट थ्योरी पढ़ी तभी हमें समझ में आया रिलेशन कैसे होगा, क्योंकि सेट थ्योरी में अपन ने डिनोट करना सीखा कि सेट क्या होता है, कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, और रिलेशन दो सेट के बीच में ही होता भैया, इसलिए सेट थ्योरी पढ़ी। अब फंक्शन से पहले अपन ने रिलेशन क्यों पढ़ा, अब आपको इस बात को समझ में आएगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन। तो जैसे मैंने बोला फंक्शन इज अ रिलेशन, तो दिमाग में आना चाहिए कि हर फंक्शन एक रिलेशन है। तो फंक्शन को वैसे हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? फलन। ऐसे याद आ गया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, फंक्शन को हिंदी बोलते हैं फलन। तो हर फलन एक संबंध है, रिलेशन मतलब संबंध, तो हर फलन एक संबंध है। तो यहां पे पहले सवाल आ रहा है, क्या हर रिलेशन भी फंक्शन होगा? नहीं, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होगा। तो फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। अच्छा, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और जिसको अपन लिखते कैसे हैं? रिटर्न एज। अब आप ये बताओ मेरे को कि जब फंक्शन रिलेशन को अपन डिफाइन ऐसे कर रहे हैं आर ए टू बी, और फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और
ए और बी के बीच में फंक्शन तैयार हो गया। तो जैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं वैसे फंक्शन को लिखते हैं, बस आर हटा के एफ लिखना है, क्योंकि फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है, रिलेशन। तो यहां पे एक बात तो समझ में आ गई, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद यहां पर दो शर्तें, भैया हर संबंध फंक्शन नहीं कहलाता, हर रिश्ता फंक्शन नहीं कहलाता। तो भैया आपके मन में आ रहा होगा तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैसे सीरियल भी आता है रिश्ता क्या कहलाता है, खैर अपन उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते को फंक्शन फलन होने के लिए दो शर्तें चाहिए। पहली, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट, अब इसमें दो शर्तें, ध्यान से सुनना। पहली बात, और इसी तो अच्छे तरीके से याद कर लेना, मन मंदिर मसालना, क्योंकि डेफिनेशन 2 और 3 इसी पे समझ में आएगा। मैंने कहा फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक प्रकार का रिश्ता है। तो ये कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भैया इस रिश्ते में क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए? दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए ये भाई साहब है, सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। रिलेट होना चाहिए इसका मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गई पहली शर्त कि इसका मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मैंने ये बोला क्या कि सेट बी का एलिमेंट छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? मैंने सेट बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब सेट बी का एलिमेंट छूट भी सकता है और नहीं भी। मैंने ये बोला सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन, जो रिलेट होना चाहिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो वापस से जो अपन ने एग्जांपल लिया था, जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ये घटिया एग्जांपल, तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भैया। ए और बी जो दो वेरिएबल हैं उनको जोड़ने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो रिलेशन है ही सही। एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अ रिलेशन। तो जो दो वेरिएबल के बीच में, चाहे वो ए और बी हो, चाहे वो एक्स और वाई हो, चाहे वो एक्स और जेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। उस रिश्ते को फंक्शन होने के लिए दो बातें होनी चाहिए कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, पूरा चैप्टर इसी एग्जांपल पे खत्म करेंगे विद्यार्थियों। देखो, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और हमने एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखा है। तो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिया। ए सेट के अंदर ले रहा हूं 1 2 3 4 5, और बी सेट के अंदर ले रहा हूं 1 4 9 16 25 और एक 36 और ले रहा हूं। तो बताओ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 1 1 से जोड़ रहा है, 2 4 से जोड़ रहा है, 3 9 से जोड़ रहा है, 4 16 से जोड़ रहा है, 5 25 से जोड़ रहा है। सोचो क्या ये रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है। तो सर हर चीज रिलेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल एक्स और वाई को या ए और बी को रिलेट कर रहा है। लेकिन क्या ये संबंध फलन है? तो फंक्शन के लिए रुकना है, फंक्शन के लिए सोचना है कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन सेट ए के लिए, सेट बी पर कोई कंडीशन है ही नहीं, इसकी कोई इज्जत है ही नहीं। पहली कंडीशन किस पे है? सेट ए पर। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो जब आपको रिलेशन को फंक्शन बताना हो तो आपको यह देखना है सेट ए का कोई एलिमेंट छूटा क्या? नहीं छूटा। दूसरी बात, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों के तीनों जाने चाहिए। यहां पर कोई अगर बच गया तो पहली कंडीशन पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं होगी। तो अगर वो फुलफिल नहीं होगी, इसका मतलब यहां पर ये यही बोल देना कि भैया ये फंक्शन होने के लिए काबिल नहीं है। अगर ये काबिलियत रखता है फंक्शन बनने की, तो इसका मतलब यहां पे सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी काबिलियत क्या है कि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ना चाहिए। अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलता हूं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहां पर है 3 एलिमेंट, यहां पर है 4 एलिमेंट, मैंने कहा ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, क्या ये कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा या रिलेशन होगा दो सेट के बीच में? ये मैंने रिलेशन बना दिया। मैं ये जानना चाहता हूं ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए दो शर्तें हैं, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या कोई एलिमेंट छूटा? नहीं छूटा, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा। तो दूसरी कंडीशन, सेट ए के नजरिए से देखो, बी के नजरिए से नहीं, ए के नजरिए से देखो कि सेट ए का एक एलिमेंट पकड़ा, उसको जो पकड़ा वो सेट बी के कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर वो सेट बी के 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या 2 से ज्यादा से जुड़ा हुआ है, सीधा बोल देना फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो एक एलिमेंट सेट बी के, तो देखो केवल एक ही से जुड़ा हुआ है ना, ये सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ना, है ना।
अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पे दो एलिमेंट है, ये और ये, तो यहां पे ये हो गया, तो सेट ए का ये वाला एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, आप यूं समझ सकते हो इसको कि भैया 2 जने मिलकर एक को तो मार सकते हैं, लेकिन एक जना 2 को नहीं मार पाएगा। अभी की दुनिया में तो नहीं मार पाएगा, है ना। तो एक तीर से 2 निशाने नहीं लगेंगे। हाँ, 2 अलग अलग तीर अगर हो चला रहे हो इंसान, तो एक को मार सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये बात सही है? तो यहां पे आपको यही चीज समझना है कि एक का एक के साथ रिश्ता होना चाहिए। ये भी हो सकता है बिल्कुल कि यहां पर 1 2 3 हो और यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4। अब आप बताओ क्या ये रिश्ता फलन होगा? अरे हाँ, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, और छूटा नहीं है तो देखो एक एलिमेंट सेट ए का 1 से ही जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट सेट ए का 1 से ही जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट सेट ए का 1 से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा देखना, यहां पर 2 तीर नहीं जा रहे। अगर ऐसा कुछ है तो फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो फंक्शन हो सकता है। बस सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और हम बार बार डेफिनेशन में यही तो कह रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ बचा कि कुछ नहीं बचा। बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते। तो बताओ, ये जो रिश्ता अपन ने बोला, क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ए फंक्शन बी। तो ए और बी के बीच में फंक्शन हो गया। अच्छा, यहां पर अगर 6 होता तो क्या ये फंक्शन होता? क्या नहीं, क्योंकि बच गया। अगर मैं उस 6 को यहां पे इससे जोड़ देता तो क्या ये फंक्शन होता? हाँ। लेकिन अगर यहां पर कुछ है ही नहीं और मैंने यहां पे 6 लगा रखा है, तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि रह गया। लेकिन अगर यहां से मैं 6 हटा दूं और यहां पे 36 और 49 कर दूं, तो क्या ये फंक्शन है? तो बिल्कुल हाँ, ये फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन 1 से ही अपन डेफिनेशन 2 और 3 को डेवलप करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन 1 क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन 1 है कि फंक्शन एक प्रकार का ऐसा रिश्ता है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, जिसमें 2 शर्तें हैं, इन विच वी हैव 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड एंड रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट कैप्चर होना चाहिए, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं बार बार बचना नहीं चाहिए, तो किसमें बचना नहीं चाहिए? सेट ए में। तो सेट बी के एलिमेंट बच भी सकता है और नहीं भी। और सेट ए का एक एलिमेंट केवल सेट बी के एक एलिमेंट, केवल सेट बी का एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। अगर सेट ए का एक एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है बी के, तो भैया वो सेट फंक्शन नहीं कहलाएगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके, कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन रिलेशन ही फंक्शन होता है। कौन से स्पेशल प्रकार का फंक्शन रिलेशन फंक्शन होता है? जिसके अंदर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, सेट ए में कुछ बचना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल। दूसरा, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़े, इसका दूसरा एलिमेंट बाकी वापस से इससे जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा एक ही एलिमेंट से। तो भैया वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन जुड़ेगा एक ही एलिमेंट से। तो ये चीज है। तो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन 1 ऑफ फंक्शन, जिसमें अब 2-3 बातें छोटी छोटी ये समझो कि हम बार बार फंक्शन को पढ़ने के बाद जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन। अब डोमेन क्या है? इनपुट। तो भैया देखो ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए और ए आपने अपनी मर्जी से रखा, तो मर्जी से रखा इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इनपुट। तो डोमेन क्या है? इनपुट। और यहां पर जो आपने अपनी मर्जी से रखा, तो उससे जो आया वो कोडोमेन के अंदर मिलेगा। 3 नाम है, ए कहलाता है डोमेन, बी कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है? बी, कोडोमेन। और एक और वर्ड है रेंज। एक और वर्ड क्या है? रेंज। रेंज क्या होता है, इस बात को अपन समझेंगे। देखो रेंज क्या है? आउटपुट। अगर रेंज को मैं ढंग से बोलूं तो क्या है रेंज? आउटपुट। इनपुट रखने पर कुछ ना कुछ आएगा। जैसे 1 रखने पर 1 आया, तो ये जो 1 आया ये रेंज में होगा। 2 रखने पर 4 आया, ये रेंज में होगा। 3 रखने पर 9 आया, तो ये रेंज में होगा। 4 रखने पर 16 आया, ये रेंज में होगा। 5 रखने पर 25 आया, ये रेंज में होगा। क्या 36 49 रेंज में होगा? नहीं। इसका मतलब कोडोमेन तो पूरा सेट भी है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट है ये कोडोमेन है। लेकिन कोडोमेन के केवल वही एलिमेंट्स, कोडोमेन के केवल वही एलिमेंट्स जो कि डोमेन से रिलेटेड हो। तो ये पूरा का पूरा सेट भी तो कोडोमेन है, लेकिन डोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आज अगर मैं इसी एग्जांपल में आपसे पूछूं कि बताओ डोमेन क्या है, तो आप बोल देना ए
कोडोमेन क्या है तो आप बोल देना बी, लेकिन मैं रेंज पूछूं तो बेटा रेंज तो आपको बताना पड़ेगा 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, अब 36, 49 नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर मैं यहां पे 36, 49 नहीं दूं तो रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं, और अगर मैं 36, 49 दूं तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये देख रहा हूं कि रेंज इज ऑलवेज लेस देन कोडोमेन। तो लेस देन कोडोमेन इसका मतलब सबसेट हो गया किसका, कोडोमेन। तो कोडोमेन का ही वो अंश जो कि वो पार्ट जो कि डोमेन के किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसका मतलब रेंज को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, आप लिखें बिल्कुल इसको, है ना, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। वो कोडोमेन के एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड है डोमेन के एलिमेंट से, दैट इज कॉल्ड रेंज। सारे नहीं, अगर हां कोडोमेन और रेंज में कुछ नहीं बच रहा, मतलब पूरा का पूरा 36 और 49 नहीं होता, तो रेंज बराबर कोडोमेन भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया सबसेट। अब सबसेट में इक्वल भी हो सकता है, इसलिए लगा ना इक्वलिटी का साइन। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन वन ऑफ फंक्शन था, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर दो बातें हैं, बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, क्या कि फंक्शन की डेफिनेशन वन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन वन है सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे मेरे को वापस से वही एग्जांपल आपके सामने लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, एक बार नहीं दो बार लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। अब वही चीज ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, यहां पर भी ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये अपन ने ले लिया। अब यहां पर जो अपन ये ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर अपन ने लिया 1, 4, 9, 16 और 25 और 36। यहां पे अपन ने लिया 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर अपन ने लिया 1, 4, 9, 16, 25। अब देखो अगर मैं रिश्ता जोड़ रहा हूं, ये ए सेट है और ये बी सेट है और ये रिलेशन, अब तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि 1, 1 से जुड़ा, 2, 4 से जुड़ा, 3, 9 से जुड़ा, 4, 16 से जुड़ा, 5, 25 से, आपको पता पड़ गया ये रिश्ता फंक्शन है, क्योंकि सेट का कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटने का मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि सेट बी का एलिमेंट कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा, छूट भी सकता है और नहीं भी, मतलब बच सकता है और नहीं भी। अगर सेट बी में कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ बच गया, ऐसा कोई एलिमेंट एक या दो या उससे ज्यादा ऐसे एलिमेंट बच गए जो कि डोमेन से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे दो नाम हैं, उन नाम को कहते हैं इनटू फंक्शन। इसका मतलब इस बेसिस पर दो नाम है कि कोडोमेन में कुछ बचा कि नहीं बचा, ऑन द बेसिस ऑफ that whether the elements are left out in the codomain or not, we have two kinds of function, into function and onto function। तो into function क्या होता है कि एलिमेंट कोई ना कोई कोडोमेन के अंदर रह गया जो कि डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो रेंज क्या हो गया 1, 4, 9, 16, 25, और कोडोमेन क्या हो गया 1, 4, 9, 16, 25 और 36। इसका मतलब यहां पर रेंज इज लेस देन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आइए एक और चीज आपको बताऊं, इनटू फंक्शन का एक और नाम है सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। बस यही डेफिनेशन, सॉरी नॉट सरजेक्टिव, नॉट सरजेक्टिव, नॉट सरजेक्टिव, सरजेक्टिव नहीं। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर सरजेक्टिव क्या है, तो बताता हूं सरजेक्टिव क्या है। देखो यहां पर देखो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा कोडोमेन के अंदर, 1, 1 से जुड़ा, 2, 4 से जुड़ा, 3, 9 से, 4, 16 से और 5, 25 से। इसका मतलब जरूरी नहीं है कोई डोमेन में कुछ बचे। रेंज बराबर अगर कोडोमेन होता है तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। दो नाम है, किस बेसिस पे नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेदर एलिमेंट्स आर लेफ्ट आउट इन द कोडोमेन और नॉट। अगर बचता है तो इनटू फंक्शन, और नहीं बचता है तो ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सरजेक्टिव। क्या नाम है? सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। तो कभी आपको कोई बोले ऑन टू फंक्शन क्या है, बोल देना रेंज बराबर कोडोमेन, मतलब कुछ भी नहीं छूटा। और कोई पूछे इनटू फंक्शन क्या है, बोल देना नॉट सरजेक्टिव, मतलब कि भैया कुछ ना कुछ एलिमेंट रह गया। यही डेफिनेशन है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। मन मंदिर में बसा लो, एकदम रट लो, घोट के पी लो। रात में अगर कोई भी पूछे, 3 बजे भी पूछे कि बताओ सरजेक्टिव फंक्शन क्या है, इतना ही बोलना है रेंज बराबर कोडोमेन, बस। वो भी खुश, आप भी खुश।
क्लियर? तो इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन अगर ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा, और कोई फंक्शन इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। सर्जेक्टिव है तो ये नहीं हो सकता, अगर नॉट सर्जेक्टिव है तो ये नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस बात पर दो प्रकार के फंक्शन, दो नाम है फंक्शन के कि भैया कोडोमेन में कुछ बचा कि नहीं बचा, इस पे दो नाम, इनटू और ऑन टू। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम ये देखते हैं, ये ध्यान रखना मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इनटू और इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो भैया ये चीज इनटू और ऑन टू फंक्शन किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोडोमेन में कुछ बचा कि नहीं बचा। अब ये सब हटाकर मैं रिलेशन पर आ रहा हूं और फिर आगे मैं इन दोनों को अटैच करूंगा, आपको ये चीज देखना है। चलो, फंक्शन की डेफिनेशन जब तक मन में दोहराते रहे कि फंक्शन के अंदर दो शर्तें हैं, हर संबंध फंक्शन नहीं होता, केवल वही संबंध वही फंक्शन होता है जिसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दूसरी शर्त सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, तो दो सेट के बीच में मैं रिश्ते बना रहा हूं, कैसे कैसे रिश्ते हो सकते हैं, क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, उनको अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे ये रिश्ता फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दो सेट के बीच में केवल और केवल चार ही प्रकार के रिश्ते संभव हैं। कौन कौन से संभव हैं? आइए आंखों से देखें, ए और बी। तो कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि एक एक से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा नाम होता है वन वन फंक्शन या वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन। ऐसा हो सकता है वन मैनी रिलेशन, एक का बहुत के साथ रिश्ता, वन मैनी। यह हो सकता है मैनी वन, मैनी टू वन, ये ऐसा। और एक हो सकता है मैनी मैनी, बहुत बहुतों से जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, ये चार प्रकार के रिलेशन, ये हो गया मैनी टू वन, ये हो गया मैनी टू मैनी। क्या दो सेट के अंदर इनके अलावा और कोई रिलेशन बन सकता है? खुद सोचो, क्या दो सेट के अंदर इनके अलावा और कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट के अंदर केवल यही रिलेशन बनेंगे। और मेरा अब सवाल ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन देखकर ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन, ये सब रिलेशन तो है ही है, ये सब रिलेशन तो है ही है, ये सब रिलेशन तो है ही है, इनको देखकर बताओ कि कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा सर कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो यहां पर कोई नहीं छूटा, यहां पे कोई नहीं छूटा, यहां पे कोई नहीं छूटा, यहां पे कोई नहीं छूटा। अरे वाह। तो दूसरी कंडीशन चेक करोगे, एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है, इसका बी में एक ही इमेज होना चाहिए, इसका बी में एक ही इमेज होना चाहिए, इसका बी में एक ही इमेज होना चाहिए, इसका बी में एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब एक एक से जुड़ा हुआ है। अरे तो वन वन रिलेशन जो है ये फंक्शन बन गया, तो वन वन फंक्शन। दूसरा, क्या ये एक एक से जुड़ा हुआ है? नहीं। अरे ये एक अनेक से जुड़ा हुआ है। क्या यहां पर एक एक से जुड़ा हुआ है? हाँ। सेट ए का देखो एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ना, सेट बी के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है क्या ये वाला एलिमेंट? नहीं। ये वाला भी एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी। हो सकता है वो सारे सेम से जुड़े, लेकिन देखा जाए तो ये एक ही दे रहा है, ये भी एक से जुड़ा हुआ है, ये भी एक से, तो ये भी क्या हो गया? फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब बेटा ध्यान से सुने कि हम रिलेशन के नजरिए से देख रहे हैं तो हमें दो प्रकार के फंक्शन मिले, और ये भी आपको समझ में आएगा ये खुद अनेकों से जुड़ा हुआ है और ये अनेक एक से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर एक अनेक से जुड़ा हुआ है, तो एक का एक के साथ रिश्ता नहीं रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि रिलेशन में चार प्रकार के होते हैं, और इस बेसिस पर अगर मैं फंक्शन देखूं तो दो फंक्शन मेरे को मिलते हैं वन वन। वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते थे ना, वैसे वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और मैनी वन क्या हो जाएगा? नॉट इंजेक्टिव। तो भैया आप ध्यान से सुने और देखें कि टोटल रिलेशन के नजरिए से दो प्रकार के फंक्शन, और इस बात से कि कोडोमेन में कुछ बचा कि नहीं बचा, इसके बेसिस पे दो प्रकार के फंक्शन। अगर सारी स्टडी को कंबाइन करें तो टोटल फंक्शन को कैटेगराइज चार कैटेगरी में कर सकते हैं। कैसे? आपसे बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, कोई भी फंक्शन
क्लासिफाई हो सकता है 4 कैटेगरी में। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, पहला कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए, कोई फंक्शन 1 1 इनटू हो जाए, कोई फंक्शन मैनी 1 ऑन टू हो जाए, कोई फंक्शन मैनी 1 इनटू हो जाए। अरे देखो भैया देखो, ये रिश्ते के नजरिए से है और ये कोडोमेन में कुछ बचा या ना बचा उस नजरिए से है। अगर 1 1 होगा तो मैनी 1 नहीं होगा, लेकिन अगर ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। लेकिन 1 1 ऑन टू हो सकता है कि मतलब एक का एक के साथ रिश्ता और कोडोमेन में कुछ नहीं बचा, सबका मतलब कोडोमेन में कुछ भी नहीं बचा। दूसरा कि एक का एक के साथ रिश्ता, कोडोमेन में कुछ रह गया। दूसरा जैसे एक का एक के साथ रिश्ता लेकिन कोडोमेन में कुछ रह गया, और ये हो गया 1 1 इनटू, कोडोमेन में देखो कुछ रह गया ना, और अगर कोडोमेन में कुछ भी नहीं रहा तो 1 1 ऑन टू। अरे हाँ या ना। दूसरा मैनी 1 इनटू की अगर मैं बात करूं तो मैनी 1 मतलब ये होता है कि ये सब, और कुछ अगर रह गया तो मैनी 1 इनटू कि कोडोमेन में रह गया, और अगर ये नहीं रहा तो मैनी 1 ऑन टू। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन क्लासिफाई द फंक्शन इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात अगर मैं करूं तो 4 प्रकार के फंक्शन मेरे को दिख रहे हैं। कौन कौन से? 1 1। अच्छा 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। तो देखो इंजेक्टिव है, साथ के साथ में सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, और ये होता है नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 1 1। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, और भैया इनटू सर्जेक्टिव नहीं है, नहीं है तो देखो बाहर लगा दिया। मैनी 1 इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है, और दूसरा न इंजेक्टिव है न सर्जेक्टिव है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, क्या यहां तक क्लियर हो गई? मतलब कोई भी फंक्शन अगर होगा, क्वेश्चन में आ सकता है मेंस वगैरह में, पहले आते भी थे भैया, जब AIEEE होता तब तो भर भर के आते थे कि भैया कौन सा फंक्शन, 4 ऑप्शन होंगे, 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, इनटू है, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू। इस तरीके से कौन कौन सा कैटेगरी है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको चेक करना पड़ेगा 1 1 ऑन टू है। लेकिन 1 1 मैनी 1 चेक करने के तरीके टेस्टिंग अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक ही चीज है ऑन टू बताने के लिए, रेंज बराबर कोडोमेन, और दूसरा रेंज इज लेस देन कोडोमेन तो इनटू, रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन टू। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल स्टडी अगर अपन करें कि जो फंक्शन 1 1 होता है, जो फंक्शन ऑन टू होता है, 1 1 ऑन टू अगर फंक्शन है मतलब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है, तो यूं नहीं बोलेंगे फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, चुपचाप बोल दो सिर्फ बाइजेक्टिव है। तो 1 1 ऑन टू का अनदर नाम, सिनोनिम, पर्यायवाची क्या होगा? बाइजेक्टिव। इसको कई बार खुशी के मारे बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, और ज्यादा बार ज्यादा ही खुशी मिल जाती है तो अपन इसको इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। बस इससे बात खुशी कुछ नहीं मिलती, इन्वर्टिबल बोलते ही सब तरस्त परस्त हो जाते हैं, तो इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब मैं आपको समझाऊं तो यहां पे ध्यान से देखें कि इन्वर्टिबल, जैसे इनवर्स सुना है आपने, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन इनवर्स तभी निकलेगा जब उसके अंदर काबिलियत तो हो इनवर्स होने की। वो काबिलियत ही बताता है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल, अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब काबिलियत है, और इन्वर्टिबल होने का मतलब 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो ऐसे आगे अपन जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे जो कि इनवर्स हो रहे हैं, उन सारे फंक्शन में वो सारे फंक्शन इन्वर्टिबल होने चाहिए, मतलब उनके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि वो 1 1 है, ऑन टू है। तो यूं शब्दों में कह दो कि इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शन का निकलेगा जो कि 1 1 और ऑन टू होंगे। इन 3 में से अगर कोई हो गया तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा मतलब काबिलियत नहीं होगी, तो इनवर्स कैसे निकालोगे काबिलियत अगर नहीं है? तो इसका मतलब जिन भी फंक्शन का अगर अपन इनवर्स निकाल रहे हैं तो 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। मेरे ख्याल से अपन ने डेफिनेशन 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली कि डेफिनेशन 1 क्या होता है। सेट थ्योरी अपन ने देख लिया, रिश्ता देख लिया, फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, 2 कंडीशन होते हैं उनके बेसिस पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन देख लिया, और अपन ने कुछ नाम पढ़े। इन नाम के बारे में क्वेश्चंस बहुत आगे आएंगे, हर एक पूरा टॉपिक चलेगा। तो मैंने बस फंक्शन चैप्टर के बारे में बहुत सारे नाम और एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, लेकिन जाते जाते अपन इसमें एक और बात करने वाले हैं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पढ़ लिया तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे। तो ये तो डेफिनेशन 1 थी, कल अपन डेफिनेशन 2 और डेफिनेशन 3 और आगे की बात अपन कवर करेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन,
जैसे मैंने बोला सेट ए के अंदर अगर अपने पास p एलिमेंट है एंड सेट बी के अंदर अगर अपने पास q एलिमेंट है और मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं a टू b, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे इस बात को देखना। तो मान लो कि ये सेट a है, ये सेट b है, सेट a के अंदर कितने एलिमेंट्स है? p एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया x1 x2 x3 करते 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 xp, और यहां पर हो जाएगा y1 y2 y3 करते 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 y3। अब आप देखो इज्जत किसकी है? सेट फंक्शन के लिए इज्जत किसकी है? सेट ए की। तो सेट ए के निशाने में देखो, मैं सेट ए का हर एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको इनसे पेयर अप करूंगा। जितने तरीकों से पेयर अप कर सकता हूं उतने प्रकार के फंक्शन आएंगे। तो मैंने यहां पर x1 के लिए पोजीशन उठाई, x2 के लिए पोजीशन उठाई, 3 के लिए उठाई और xp के लिए पोजीशन उठाई। अब बताओ जब मैंने x1 को उठाया तो b में मैं कितने लोगों के साथ इसको ज्वाइन कर सकता हूं? क्यों? या तो मैं इसके साथ करूं, या तो मैं इसके साथ करूं, या तो मैं करूंगा तो एक ही, लेकिन चॉइसेस कितनी है? ये क्यू चॉइसेस है ना मेरे पास। इसका मतलब x1 क्यू जनों के साथ, क्यू जनों में से एक जनों के साथ पेयर अप हो सकता है। क्लियर है? तो इसके पास क्यू चॉइसेस है। अब मैं x2 की बात करूं तो x2 के पास कितने चॉइसेस हैं? अगेन क्यू -1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस से इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं तो भी तो फंक्शन रहेगा ना। अगर ये सारे के सारे एक से ही ज्वाइन हो जाएं तो क्या फंक्शन नहीं रहेगा? रहेगा, मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि x1 को जुड़ने के कितने तरीके हैं? क्यू, लेकिन जुड़ेगा तो एक से, लेकिन चॉइसेस कितनी है? क्यू। तो x2 के पास भी क्यू चॉइसेस है, x3 के पास भी क्यू चॉइसेस है और xp के पास भी क्यू चॉइसेस है। इसका मतलब q की पावर कितना हो जाएगा? p। इसका मतलब सरल भाषा में बोले तो q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो सिंपल सा है, अगर मैं तुमसे बोलूं n ऑफ a अगर 5 है, n ऑफ b अगर 3 है, तो भैया अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं a टू b में, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो? कोडोमेन की पावर डोमेन। तो 3 की पावर 5। यहीं पर अगर मैंने फंक्शन डिफाइन किया b टू a, तो b टू a में कोडोमेन कौन हो गया? a। तो 5 की पावर 3 दैट इज कॉल्ड 125। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो पीछे वो कोडोमेन, जो आगे वो डोमेन, और रेंज क्या? कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आज अपन ने डेफिनेशन 1 देख ली, बहुत हद तक देख लिया। कल अपन डेफिनेशन 2, क्योंकि आप डेफिनेशन 1 को अच्छे तरीके से समझोगे तभी डेफिनेशन 2 समझ में आएगी। तो डेफिनेशन 2 एंड डेफिनेशन 3 कल अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।